My dear student of standard 10th, welcome back once again, and today we are going to finish our chapter number 20, that is the social problems of India and challenges. Okay, so without any delay, let's get started. Okay, so okay then. Now, as per the today's topiक वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टेररिज्म अ ग्लोबल प्रॉब्लम. टेररिज्म जिसको हम लोग हिंदी में आतंकवाद कहेंगे, ये हमारी कंट्री के लिए नहीं बाकी सारी कंट्री के लिए एक प्रॉब्लम है. सो पहले मैं रीड कर लेता हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन. In the 21st century, terrorism has become a problem of the human society. It's a global problem. Terrorism leads to the destruction of human rights, bloodshed, destruction, fear, chaos, violence, unrest, etc. So, अगर हम 21st century की बात करें तो 21st century में हमने देखा है कि ये एक नया प्रॉब्लम पूरी दुनिया के सामने आ रहा है एंड दैट इज़ द टेररिज्म. टेररिज्म में यूजुअली ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जाता है, बहुत सारा खून खराबा किया जाता है, खून बहाया जाता है. ओके, डर का एक माहौल होता है, हमेशा इंसान एक डर में रहता है कि क्या पता अब आगे क्या हो जाए. एक कन्फ्यूजन वाला सिचुएशन होता है, हमेशा कुछ ना कुछ वायलेंट एक्टिविटी होती रहती है. ऑल्दो टेररिज्म हैज़ नो कनेक्शन विद एनी रिलीजन और सेक्ट, येट बाय लिंकिंग टेररिज्म विद अ रिलीजन terrorists are getting indulged in the cowardice and a hateful act. So ऐसे अगर हम लोग देखने जाएँ तो कोई रिलीजन के साथ का कनेक्शन नहीं है, बट ये कहीं ना कहीं एक कायराना हरकत है जहाँ पर अपनी बात मनवाने के लिए मासूम लोगों को मारा जाता है. ठीक है. टेररिज्म इज ए हिंड्रेंस इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन. टेररिज्म रिलेटेड टू वायलेंस विच openly violate the principle of live and let live. टेररिज्म एक तरह की ऐसी एक्टिविटी है जो इंसान का जो बेसिक प्रिंसिपल है जियो और जीनो दो उसको पूरी तरह से ख़त्म करती है. ओके, सो नीचे वाले पैराग्राफ में आ जाते हैं. टेररिज्म इज एन ऑर्गेनाइज प्लान डेलिब्रेट वायलेंट एक्ट. टेररिज्म की जो भी आतंकवाद की जो भी घटनाएं होती हैं वो पहले से प्लान की जाती हैं. से फॉर एग्जांपल 9/11 यूएसए का आपको सबको पता ही होगा. उन लोगों ने पहले ही प्लान किया था कि हम लोग एरोप्लेन हाईजैक करेंगे, ये एरोप्लेन जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराएगा. ओके, दूसरा एक एरोप्लेन आएगा वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराएगा, थर्ड एरोप्लेन पेंटागन एंड फोर्थ वाइट हाउस. बट वाइट हाउस वाला एरोप्लेन एनी हाउ अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाया, बट ये जानबूझ के ये लोग करते हैं. ठीक है. टेररिस्ट आर एंगेज इन द वायलेंट एक्टिविटी लाइक द सुसाइड अटैक. कई बार कुछ सुसाइड अटैक्स भी किए जाते हैं जहाँ पर किसी बंदे को बम पहना दिया जाता है एंड भीड़ के बीच में उसको भेज दिया जाता है एंड वो इंसान अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है और आसपास के बहुत सारे लोगों की जिसकी वजह से डेथ हो जाती है. थ्रोइंग बम्स, बम फेंकना, हाइडिंग वेपन्स. इस तरह के लोग क्या करते हैं, वेपन्स को हाइड करके यानी छुपा कर जाते हैं. एंड यूजिंग दैम, किडनैपिंग एंड हाईजैकिंग अ प्लेन, सुसाइडिंग अटैक, स्मगलिंग एंड नारकोटिक ड्रग्स एंड एक्सेट्रा. तो ये सारे इलीगल जितने भी इलीगल काम होते हैं ये सब लोग सारे वो काम करते हैं. ओके. रिबेलियन एंड टेररिज्म इन इंडिया. रिबेलियन क्या होता है और टेररिज्म क्या होता है? द लाइन बिटवीन द टेररिज्म एंड रिबेलियन इज़ वेरी थिन. मतलब इनकी और टेररिज्म में और रिबेलियन यानी जिनको बागी बोलते हैं, बगावत जो करते हैं, उनके बीच में बहुत पतली सी लकीर होती है. वो क्या होती है? वेल वो हम लोग डिफरेंस के थ्रू समझते हैं. वेल हियर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिबेलियन एंड द टेररिज्म. तो आई थिंक मैं पहले टेररिज्म रीड करूँगा एंड देन आई विल गो फॉर द रिबेलियन. तो आपको थोड़ा अच्छे से आइडिया आएगा क्योंकि टेररिज्म अभी जस्ट हमने समझा है एंड साथ में हम लोग रिबेलियन को भी कंपेयर करते जाएंगे. सो हियर इज योर फर्स्ट पॉइंट. इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम. तो टेररिस्ट जो प्रॉब्लम होती है वो एक ग्लोबल लेवल पे होती है, वाइल रिबेलियन इज ए नेशनल प्रॉब्लम. है ना. कुछ लोग होते हैं जो अपने देश में अपनी सरकार से खुश नहीं होते हैं एंड वो सरकार के खिलाफ कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिबेलियन. टेररिज्म पे आते हैं. सेकेंड पॉइंट, it is either against own country or against the other country. It is spread at international level. या तो वो अपने गवर्नमेंट के अपने देश के खिलाफ या फिर दूसरे देश के खिलाफ कोई ना कोई एक्टिविटी प्लान करते हैं और इसका जो मतलब दायरा होता है वो स्कोप जो होता है वो पूरे इंटरनेशनल लेवल तक होता है. नाउ रिबेलियन में सेकेंड पॉइंट, इट इज स्प्रेड ऑन द रिलीजन लेवल अगेंस्ट अन ओन गवर्नमेंट. सो ये रीजनल लेवल पे होता है, अपने
नॉट रिलीजन, मैंने गलत प्रोनाउंस किया था, रीजनल लेवल पे होता है, और ये अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही ये लोग खुश नहीं होते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर डूइंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटी. नाउ टेररिज्म, थर्ड पॉइंट, दे मे और मे नॉट गेट लोकल सपोर्ट. इनको मतलब लोकल लोगों से शायद मदद मिले भी या ना भी मिले, अब वो डिपेंड करता है कि वो देश के लोग कैसे हैं. अगर वो देश के लोग पक्के देशभक्त हैं तो कभी ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं, उनको कभी सपोर्ट मिलेगा ही नहीं. ओके. रिबेलियन साइड, इट इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द लोकल पीपल. तो रिबेलियन एक्टिविटी जो होती है उसमें लोकल लोगों का सपोर्ट तो होता ही है. विदाउट लोकल सपोर्ट कोई भी रिबेलियन एक्टिविटी पॉसिबल ही नहीं है. ओके. लास्ट पॉइंट, टेररिज्म में डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री सफ़र फ्रॉम द टेररिज्म इज ए हिंड्रेंस. जो कंट्री का जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, जो देश ऊपर की तरफ जा रहा है, वो कहीं ना कहीं रुकता है और वो डिस्टर्ब होता है बिकॉज ऑफ द टेररिज्म. लेकिन हियर डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ द रिबेलियन एंड इज एन हिंड्रेंस. तो इंडिया में भी ये चीज़ें होती हैं. वेल देखो, अगर हम लोग आज से 100 साल पहले जाएं तो हमारे ऊपर जो गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, और इंडिया में जितने भी क्रांतिकारी थे उन सबको रिबेलियन ही कहा जाएगा. ओके. इंडिया के लोग भगत सिंह को रिबेलियन ही कहेंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स उनको टेररिस्ट कहेंगे, क्योंकि फॉर देम दे आर द टेररिस्ट. ओके. बट एक बात याद रखना, रिबेलियन में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि रिबेलियन है ना, कभी भी अपनी नॉर्मल पब्लिक को कभी परेशान नहीं करते हैं. जबकि टेररिज्म में क्या करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं और बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जाते हैं. ओके. सो ये चीज़ें होती हैं. और अगर रिबेलियन नॉर्मल लोगों को परेशान करने लग जाए तो उनको शायद लोकल सपोर्ट ना मिले. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो दस वी सी डेट द रिबेलियन ओरिजिनेट फ्रॉम द लोकल डिससेटिस्फेक्शन. तो ये चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जो लोकल लोग हैं, जो मतलब गवर्नमेंट के मेजर से सेटिस्फाइड नहीं है, वही रिबेलियन एक्टिविटी करते हैं. एंड देयर इज़ नो सच रिस्ट्रिक्शन ऑन द टेररिज्म, क्योंकि टेररिज्म पे से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती. टुडे इंडिया इज़ फाइटिंग अगेंस्ट द इंटरनेशनल रिबेलियन एंड टेररिज्म. सो इंडिया भी आजकल अपने देश के इंटरनल मैटर्स को तो फाइट कर ही रहा है, प्लस इंटरनेशनल लेवल पे टेररिस्ट लोगों से भी फाइट बैक कर रहा है. अब इंडिया का सबसे बड़ा जो रिबेलियन ग्रुप है डेट इज कॉल्ड नक्सलिस्ट मूवमेंट. नक्सलिस्ट कम्युनिटी के कुछ लोग होते हैं, एंड ये क्या था, क्यों है, कब शुरू हुआ, इनकी क्या थिंकिंग है, डेट वी आर ऑल गोइंग टू कवर अंडर दिस सेशन. Inspired by the Chinese Revolution under the leadership of Mao Zedong, Sangh have some Naxalists started this insurgency in India for this first time in 1967 in West Bengal. तो जितने भी नक्सलिस्ट लोग हैं ना, ये चाइनीज़ आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं. चाइना में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वर्क करती है, ये चाहते हैं कि इंडिया में भी वही गवर्नमेंट वर्क करे, जबकि इंडिया में तो बिल्कुल अपोजिट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वर्क करती है. तो चाइना के जो, जैसे हमारे यहाँ पे गांधी जी को हम लोग बहुत पूछते हैं, है ना, गांधी जी को हमने अपना फादर ऑफ द नेशन डिक्लेयर किया हुआ है, एंड हमारे करेंसी नोट पे भी उनका फोटोग्राफ आता है. सेम वे फॉर चाइनीज, माओ इज़ द मेन लीडर फॉर देम. सो माओ को कुछ लोग इंस्पायर मान के उन्होंने नक्सलिस्ट एक्टिविटी 1967 में स्टार्ट की, जो आज भी हमारे कंट्री में स्प्रेड हो रही है. दिस फियर्स आइडियोलॉजी कॉल्ड नक्सलिज्म, and because of its origin in the village Naxalbari in the West Bengal, with the beginning of the West Bengal, it is spread now in Jharkhand, Bihar, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Kerala, Odisha, Tripura, Madhya Pradesh, mountainous and forest area. There are two major organizations, there is People War Group and Maoist Communist Center. So इसका नाम नक्सलिस्ट मूवमेंट कैसे पड़ा, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के नक्सल भारी गांव से इसका ओरिजिनेशन होता है. एंड पहले तो ये वेस्ट बंगाल तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे ये वेस्ट बंगाल से बाहर झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरला, उड़ीसा, त्रिपुरा एंड इवन मध्य प्रदेश के पहाड़ी और जंगली इलाकों में ज़्यादा स्प्रेड हो गया. सो इनके बस दो ही ग्रुप है जो बहुत ही एक्टिव हैं. नाउ इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट यानी इंडिया का बिल्कुल ये वाला पार्ट. अगर आप मैप देखोगे तो ऊपर कश्मीर मिलेगा, इधर गुजरात मिलेगा, इधर आपको तमिलनाडु मिलेगा, तो इधर आपको नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मिलेंगे. अगर आप ये इमेज को अच्छे से केयरफुली इमेजिन कर पा रहे हो इंडिया का मैप तो सिंस इंडिपेंडेंस द इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया हैज़ बीन पेरेनियल प्रॉब्लम इन
India. And some factors which stimulate insurgency are many tribal community of hilly and the mountainous landscape, mutual cooperation among the militant groups, international boundary at a few places, and indulgence of the foreign agency. So friends, नॉर्थ ईस्टर्न में थोड़ा अलग प्रॉब्लम है. नॉर्थ ईस्टर्न में बहुत सारे अलग अलग ट्राइबल लोग रहते हैं एंड इनका मेजर इशूज़ तो कोई आते हैं उनके कल्चर में मिक्सअप होते हैं, वो लोग अपने अलग स्टेट्स की डिमांड करते हैं, कुछ फॉरेन पावर से भी उनको हेल्प मिलती रहती है. तो नॉर्थ ईस्ट के भी मतलब बहुत सारे रिबेलियन ग्रुप बन गए. सो हियर आर द रिबेलियन ग्रुप. ये आपको सम हाउ याद करना पड़ेगा बिकॉज इट कैन बी आस्क इन योर एग्जाम ऑल्सो. तो टॉकिंग अबाउट नागालैंड, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN, ठीक है. मणिपुर, कुकी नेशनल फ्रंट, कुकी नेशनल आर्मी, तो KNF एंड KNA, ठीक है. तो ये कुकी वर्ड आपको याद रखना है, कुकी फ्रॉम मणिपुर. त्रिपुरा, नेशनल लिबरलाइजेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा NLFT, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF. त्रिपुरा उपाजति पूजा समिति TUJS, ठीक है. आसाम की बात करें, यूनाइटेड लिबरलाइजेशन फ्रंट ऑफ आसाम ULFA, ULFA. यूनाइटेड माइनॉरिटी फ्रंट UMF. नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFB. बोडोलैंड लिबरलाइजेशन टाइगर फोर्स BLTF, ठीक है. तो ये कुछ ऐसे ग्रुप थे जो यूजुअली नॉर्थ ईस्ट में एक्टिवेट हैं, जो आए दिन अपने अपने कुछ ना कुछ डिमांड रेस करते रहते हैं. एंड इनको हम जब कंट्री आज़ाद हुआ था तो इट इज़ ओनली वन स्टेट आसाम, लेकिन आज वहाँ पे 7 सिस्टर्स बन गई हैं, ठीक है. ओके, टॉकिंग अबाउट द क्लोजिंग पैराग्राफ ऑफ द रिबेलियन. These rebellions organizations have been struggling for their demand for separate state to secure their own political, economic interest or on the question of illegal immigration. So, because of it, economic and social administrative policies system are damaged. तो जो रिबेलियन ग्रुप है ना, ये हमेशा अपने लिए कोई ना कोई सेपरेट स्टेट की डिमांड करते रहते हैं. इनके खुद के इश्यूज होते हैं, स्पेशली जो इलीगल इमिग्रेशन हो जाता है इनके यहाँ पर, मतलब जो बाहर से आके बसते हैं, तो उनके लिए इनको लगता है कि हमारे कल्चर को कहीं ना कहीं खतरा है एंड वो इस तरह की डिमांड करते रहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टेररिज्म इन कश्मीर. ओके, now India became independent on 15th August 1947. Two separate nations, India and Pakistan, were found. Pakistan had captured some part of the Kashmir after independence. Jammu and Kashmir is not an integral part of the India. Still, Pakistan tried to capture it. Even every now and then, it has even fought wars for this. And in every war, India inflicted a humiliating defeating to it. Terrorism has increased in Kashmir after 1988. The terrorists have terrorized people by kidnapping, murder, bomb explosion, etc. and fulfill their motive. As a result of it, families of many Kashmiri Pandits had to migrate. Thousands of such families are living as refugees outside Kashmir. Terrorism in Kashmir is supported from the across the border. That we are going to see later. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि इंडिया 1947 15 अगस्त के दिन 2 देश आज़ाद हुए. वन इज़ इंडिया एंड सेकंड इज़ पाकिस्तान. एंड जैसे ही ये हुआ तो पाकिस्तान ने तुरंत ही कश्मीर पे अटैक कर लिया, जो इंडिया का ही पार्ट है. एंड कश्मीर के कुछ पार्ट पे उन्होंने कब्जा कर लिया. इवन नाउ एंड देन पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर उसका पार्ट बन जाए. इसके लिए उसने बहुत बार वॉर भी लड़ी एंड हर बार वो वॉर में हारता गया. कहीं ना कहीं पाकिस्तान को समझ में आ गया कि वो कभी भी इंडिया से सीधी टक्कर में नहीं जीत सकता. तो उसने क्या किया, टेररिज्म स्प्रेड करना शुरू किया. कब से? 1988 से. इसमें वो लोगों की किडनैपिंग करते हैं, कभी मर्डर करते हैं, कभी बम एक्सप्लोजन करते हैं, अपने मतलब मोटिव फुलफिल करने के लिए. इसके लिए इन्होंने जो कश्मीरी पंडित थे, जो वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी थी, इसको इन लोगों ने टारगेट किया एंड इनकी बहुत ज़्यादा हत्याएँ की गई. एंड इसके लिए इन लोगों को वो एरिया छोड़ के इंडिया में आना पड़ा और वो एज ए रिफ्यूजीज हमारे कंट्री में रह रहे हैं. इवन ये जो टेररिज्म है ना, इसको पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, फंड मिलता है एंड सपोर्ट मिलता है. एनी हाउ,
लास्ट लाइन पे आते हैं। द इंटेंशन ऑफ द टेररिस्ट इज टू क्रिएट फियर इंस्टेबिलिटी इन इंडिया। इनका मेन मकसद क्या है? इंडिया में लोग उनसे डरें और हमेशा लोग एक डर वाली फीलिंग में जिएं। इंडिया इज डिटरमाइन द फेस देम फर्मली। इंडिया अपोज टेररिज्म नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो एनीवेयर इन द फॉर्म एंड एट एनी टाइम। इन ऑर्डर टू एंड द टेररिज्म सोल्जर ऑफ इंडिया हैव एक्सेप्टेड मार्टरडम। तो भारतीय सोल्जर्स भी हमेशा रेडी रहते हैं और इनका मुंहतोड़ जवाब देते हैं। कई बार इन ऐसी मुठभेड़ों में यूजुअली कुछ हमारे सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं, जिसको हम लोग मार्टरडम कहेंगे। ठीक है। सोशल इफेक्ट ऑफ टेररिज्म। ज़्यादा अगर टेररिज्म है तो समाज में उसका क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ता है? टेररिज्म लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। टेररिज्म क्या करता है? देश को बांटता है, उसके टुकड़े करता है। ओके। टेररिज्म क्रिएट अ फीलिंग ऑफ फियर सस्पिशन among the member because of the activity like the fear, robbery, violence, etc. This effort is felt in all age group. Education suffer adversely in terrorism affected areas. So ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटी की वजह से क्या होता है? लोग हमेशा डर के साए में रहते हैं और लोगों को डर होता है कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं कोई वायलेंस एक्टिविटी ना हो जाए, और हमेशा लोग डर के साए में जीते हैं। इसके कारण क्या होता है? बहुत दिन तक स्कूल वूल कॉलेज वॉलेज बंद रहते हैं एंड इसका इम्पैक्ट बहुत गंदा होता है समाज पर। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं। एज ए रिजल्ट टेररिज्म में म्यूचुअल फेथ एंड द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड डिसमिस। हमारा जो एक दूसरे पे विश्वास होता है, हम जो हिंदू से मुसलमान भाइयों पे अपन लोग हमारा जो विश्वास होता है, इवन मुस्लिमों का जो हिंदू पे मतलब विश्वास होता है, वो कहीं ना कहीं टूटता है, डगमगाता है। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, मैनी अ टाइम इट लीड टू द कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट। एंड कभी कभी क्या होता है? इसकी वजह से कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाती हैं, कहीं पे दंगे फसाद भी हो जाते हैं। एंड द सोशल अरेंजमेंट आर सेड इनटू फ्रेगमेंट्स। चाउस एंड अनरेस्टेड इज जनरेटेड इन द सोसाइटी। चाउस मतलब अ सिचुएशन ऑफ अ कन्फ्यूजन, और ये सब चीज़ें मतलब सोसाइटी के अंदर एंटर कर जाती हैं। पीपल कैन नॉट सेलिब्रेट सोशल फंक्शन विद एंथुसियाज्म। तो लोग जितने जोश से उनको फेस्टिवल सेलिब्रेट करने चाहिए, उनको जितना मतलब खुशियाँ मनानी चाहिए, वो उतना एंजॉय नहीं कर पाते। एज ए रिजल्ट ऑफ इट इंटर रिलेशन कनेक्टिंग द पीपल आर डिस्टर्बेड। तो लोगों के बीच में जो केमिस्ट्री होती है, जो उनके बीच में जो फ्रेंडशिप होती है, वो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें अफेक्ट करती है। एंड नाउ द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म। तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमी पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है अगर कोई किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा टेररिज्म स्प्रेड हुआ है तो? Now, because of terrorism, conducive atmosphere for development of business and industry is not created, so the business and trade relation are adversely affected. ठीक है। तो जैसे ही टेररिस्ट की एक्टिविटी होती है तो वहाँ पर एक ऐसा माहौल बन जाता है कि लोग वहाँ पर बिजनेस करना पसंद नहीं करते हैं। क्या पता कब कौन सा बम फट जाए, तो वहाँ पे कोई इंडस्ट्री भी अपनी इस्टेब्लिश नहीं करेगा, और जो बिजनेस होता है, जो ट्रेड होता है, वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। ड्यू टू द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द बिजनेस एंड इंडस्ट्री पीपल माइग्रेट टू द अदर प्लेसेस। एंड एक ऐसे स्टेट में जहाँ पर ड्यू टू टेररिज्म कोई इंडस्ट्री डेवलपमेंट नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? जॉब की तलाश में माइग्रेट करेंगे दूसरे शहरों में या दूसरे स्टेट्स में। सम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम द रिच इंडस्ट्रियलिस्ट एम्प्लॉइज एंड बिजनेसमैन। इसके अलावा कुछ जो टेररिस्ट होते हैं वो किडनैपिंग करते हैं और लोगों से पैसे भी निकलवाते हैं। टेररिस्ट आर एंगेज इन द एंटी सोशल एक्टिविटी लाइक ड्रग ट्रैफिकिंग, ब्लैक मनी। एज ए रिजल्ट ऑफ इट सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर क्रिएटेड इन अवर कंट्री। तो उनका काम क्या होता है? ड्रग सप्लाई करना, ब्लैक मनी देना, जाली नोट चलाना, फेक करेंसी चलाना। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं? हमारे कंट्री में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। Terrorists destroy railway, radio station, road, bridge, other government offices, etc. Crores of rupees have been spent to reestablish them. टेररिस्ट लोगों को क्या आता है? सिर्फ चीज़ें बर्बाद करना आता है। या तो हमारी रेलवे में ब्लास्ट कर देंगे, या हमारे रेडियो स्टेशन उड़ा देंगे, रोडों को नुकसान पहुंचाएंगे, या तो फिर ब्रिज को तोड़ देंगे। सो इससे क्या होता है? अगेन इसकी रिपेयरिंग करवाने के लिए हमारी गवर्नमेंट को करोड़ों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट हैज़ टू स्पेंड करोड्स ऑफ रुपीज़ फॉर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सिक्योरिटी। इन चीज़ों से बचाने के लिए गवर्नमेंट को फिर सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी का लेवल हाई ले जाना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा एक्चुअली में हो जाया करता है।
As a result of the terrorism, state and the national transportation industry and tourism industry have to suffer a great loss. तो ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है एंड इवन टूरिज्म एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट करता है। दस, टेररिज्म इज अ सोशल एज वेल एज द इकोनॉमिकल हार्मफुल। तो टेररिज्म मतलब सोसाइटी के लिए नहीं लेकिन इकोनॉमी के लिए भी बहुत ही डेंजरस है। एंड टॉकिंग अबाउट दस इट इज नेसेसरी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत 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 ज़रूरी है। चलिए एक्सरसाइजेस के 2 क्वेश्चन एंड 3 क्वेश्चन पॉइंट वाइज एंड डेट मीन्स ओनली 5 क्वेश्चन आंसर्स एंड देर आर फ्यू ब्रीफ क्वेश्चन आंसर, ओके। एंड MCQ only short matching is given to you, MCQ only. सो आई थिंक आप लोग को ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अपनी CW टाइम पे कंप्लीट करनी है एंड बहुत जल्द हम आपसे CW चेकिंग के लिए बुलाएंगे। सो टिल देन यू गाइस आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, बाय एवरीवन।